नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज में पहली खबर रूस यूक्रेन जंग को लेकर है। एक तरफ अमेरिका की मध्यस्थता से दोनों देशों में बातचीत के दरवाजे खुले हैं, तो दूसरी ओर भीषण बमबारी भी हो रही है। यूक्रेन ने अपने 34वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया, तो दूसरी ओर यूक्रेन ने यह दावा किया कि रूस ने 72 ड्रोन और एक क्रूज मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया, जिसमें 48 ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। लेकिन सवाल ये कि क्या इस तरह के हमले इस बात के संकेत हैं कि युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी मध्यस्थता नाकाम होती दिखती है? क्या ट्रंप से मुलाकात के बाद जेलेंस्की का मनोबल बढ़ा है, और क्या अब रूस यूक्रेन के बीच जंग और भीषण होने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको आगे हम देंगे। इसके बाद खबर रहेगी यमन की राजधानी सना पर इजराइल की एयर स्ट्राइक की, जिसमें यमन को भारी नुकसान झेलना पड़ा। हमले की सफलता पर नेतन्याहू ने कहा कि जो हमसे टकराएगा उसे भारी कीमत चुकानी होगी। लेकिन इजराइल ने यमन पर हमला किया क्यों, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। तीसरी खबर रहेगी फिजी के प्रधानमंत्री का भारत दौरा। दिल्ली स्थित हैदराबाद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हमारी चौथी खबर 130वां संविधान संशोधन विधेयक रहने वाला है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी रार लगातार है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि सीएम, पीएम या फिर मंत्री जेल से सरकार चलाएं, जो किसी भी लिहाज से सही नहीं है। पांचवी खबर हरियाणा विधानसभा सत्र को लेकर है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। और छठी खबर रहेगी बाढ़ और बारिश को लेकर। देश के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से बारिश कहर बनकर टूट रही है। कौन कौन सी वो जगह हैं, कौन कौन से वो राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। तो अगले आधे घंटे में इन तमाम खबरों पर नजर आप रहे हमारे साथ। बिग न्यूज में सबसे पहले बात रूस यूक्रेन जंग की। एक तरफ इस जंग की समाप्ति को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तरह तरह के दावे करते दिखते हैं, मीटिंग्स होती है, वादे होते हैं, तो दूसरी ओर दोनों देश एक दूसरे पर हमलावर है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की, तो यूक्रेन का दावा है कि रूस ने उस पर ड्रोन से हमले किए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के दावे, वादे और मीटिंग के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच फिलहाल युद्ध विराम की संभावना कम दिख रही है। दावा है कि यूक्रेन ने अपने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया है। हालांकि कोई जानी नुकसान की खबर है। वही यूक्रेन ने ये दावा किया है कि रूस ने 72 ड्रोन और एक क्रूज मिसाइल से हमला किया है। इनमें 48 ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। यानी युद्ध विराम की वकालत के बीच दोनों देशों का एक दूसरे पर हमला जारी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता के लिए तब तक लड़ता रहेगा जब तक उसकी शांति की अपील नहीं सुनी जाती। हम एक ऐसा यूक्रेन बना रहे हैं जो सुरक्षित और शांतिपूर्ण हो। हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन अभी तक जीता नहीं है, लेकिन हारा भी नहीं है। इस दौरान जेलेंस्की ने अमेरिका रूस शिखर सम्मेलन का भी जिक्र किया है। जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया यूक्रेन का सम्मान करती है और उसे बराबरी का दर्जा देती है। जेलेंस्की के इस बात में कोई शंका नहीं है कि रूस के खिलाफ इस युद्ध में यूक्रेन को कई देशों की मदद मिल रही है, और यूक्रेन को मदद पहुंचाने वाले सभी देश चाहते हैं कि इस जंग में यूक्रेन की जीत सुनिश्चित हो। इस बीच नॉर्वे की सरकार ने यूक्रेन को 6000 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता देने की बात कही है, जिसमें हवाई रक्षा प्रणाली और रेडार शामिल है। बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच जारी ये जंग अब अमेरिका के लिए भी साख का सवाल बन गया है। लिहाजा राष्ट्रपति ट्रंप हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं कि युद्ध की आग को ठंडा किया जाए। इसे लेकर अभी हाल ही में अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी, जिसमें युद्ध समाप्ति को लेकर चर्चा हुई थी।
इसके बाद 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय लीडर्स के साथ ट्रंप की बैठक हुई थी। इस बैठक के बीच ट्रंप ने पुतिन से 40 मिनट तक फोन पर बात की और पुतिन को इस बात के लिए राजी किया था कि वो इस युद्ध की समाप्ति के लिए जेलेंस्की के साथ बातचीत के टेबल पर आए। यूरोपियन देशों के नेताओं के साथ बैठक बाद ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि फिलहाल दोनों देशों में इतनी जल्दी सीज फायर संभव नहीं है। हालांकि मीटिंग में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर ट्रंप सहमत दिखे थे। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका और यूरोपीय देश मिलकर इस पर काम करेंगे। We've had a lot of good discussions, a lot of good talks, and I think progress is being made, very substantial progress in many ways. We had a good meeting, as you know, just a short while ago with the president of Russia, and I think there's a possibility that something could come out of it, and today's meeting is very important. We have, I guess, the seven very powerful leaders from Europe, and we're going to be meeting with them right after this meeting, and thank you very much for being here. वही मीटिंग के बाद जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन सुरक्षा गारंटी के बदले यूरोप के पैसों से 90 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार खरीदेगा। Us want to finish this war, stop Russia and stop this war. We spoke about it, and we will speak more about security guarantees. This is very important that the United States gives such strong signal and is ready for security guarantee. 18 तारीख को व्हाइट हाउस में हुई बैठक जेलेंस्की के लिए राहत भरी मानी जा सकती है, क्योंकि इस बैठक में ट्रंप और जेलेंस्की एक दूसरे के साथ बेहद सजग दिखे थे और एक दूसरे की बात से सहमत थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है, तो दूसरी ओर इजराइल अपने विरोधियों के खिलाफ तेवर और कड़े करता दिखता है। इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर भीषण बमबारी की, जिसमें यमन को काफी नुकसान झेलना पड़ा। इजराइल का यह हमला हूती विद्रोहियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई थी। दुनिया जानती है कि इजराइल अपने दुश्मन को किसी कीमत पर नहीं बख्शा था, चाहे वो ईरान जैसा शक्तिशाली देश ही क्यों न हो। अभी हाल में ईरान से जंग की समाप्ति के बाद इजराइल अपने अगले मिशन में जुटा है। आईडीएफ ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ यमन की राजधानी सना पर भीषण बमबारी की है। आग की ऊंची लपटें और आसमान को छूता धुएं का गुब्बार ये बताता है कि हमला कितना भीषण रहा होगा। इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा है कि हवाई हमलों में राष्ट्रपति भवन, 2 बिजली संयंत्र और एक ईंधन भंडारण स्थल को निशाना बनाया गया है। ये हमला उस हूती आतंकियों के खिलाफ था जिसने इजराइल के लोगों पर पिछले सप्ताह मिसाइलें और यूएवी से हमला किया था। वहीं इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने कहा है कि हमसे टकराने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बता दें कि फिलिस्तीन से संघर्ष के बाद हूती विद्रोही इजराइल को व्यापारिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हैं और इसके लिए लाल सागर में इजराइल से संबंधित जहाजों पर हमले कर रहे हैं। इस रास्ते से हर साल लगभग $1 ट्रिलियन का सामान गुजरता है। नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच हूती विद्रोहियों ने 100 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया था। इजराइल के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने हूती के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत हूती को लाल सागर में हमला रोकना था और इसके बदले अमेरिका हवाई हमला बंद कर देगा। हालांकि हूती ने साफ कहा था कि वो इजराइल से जुड़े ठिकानों पर हमला करना जारी रखेगा, तो दूसरी ओर इजराइल ने भी प्रण ले रखा है कि हूतियों को सबक सिखाकर दम लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। फिजी के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा समेत कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए।
अमेरिका से ट्रेड विवाद के बीच भारत ने अपने रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं और इसमें उन देशों को प्राथमिकता दी जा रही है जो हमेशा भारत के भरोसेमंद रहे हैं। इन दिनों फिजी के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर पहुंचे हैं। दिल्ली स्थित हैदराबाद भवन में पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा समेत कई अहम समझौते हुए हैं। हमने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। फिजी की मैरीटाइम सिक्योरिटी को सशक्त करने के लिए भारत से ट्रेनिंग और इक्विपमेंट में सहयोग दिया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन के क्षेत्रों में हम अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग और समर्थन के लिए हम प्रधानमंत्री रंबुका और फिजी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 फिजी यात्रा पर गए थे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये 33 साल बाद फिजी दौरा था। पीएम मोदी ने इस पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उस समय हमने फॉरेन फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन का गठन किया था। इस पहल से न केवल भारत फिजी संबंधों को बल्कि पूरे प्रशांत क्षेत्र के साथ हमारे संबंधों को मजबूती मिली है। पैसिफिक आइलैंड देशों से सहयोग में हम फिजी को एक हब के रूप में देखते हैं। हम दोनों फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, सुरक्षित और समृद्ध इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री जी की ओशंस ऑफ पीस एक बहुत ही सकारात्मक सोच है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए हम फिजी का स्वागत करते हैं। बता दें कि फिजी के प्रधानमंत्री भारत से विदेश लगाव रखते हैं। खासकर पीएम मोदी से उनका विशेष स्नेह है। साल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी को फिजी अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर है देश में सियासी घमासान को लेकर। मॉनसून सत्र के दौरान संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसके लागू होने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर कोई मंत्री अगर 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। सरकार के इस बिल पर विपक्ष विरोध जता रहा है, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के नेता जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, जबकि विपक्ष भी इसका जवाब देता दिखता है। संसद का मॉनसून सत्र हंगामे से शुरू हुआ और हंगामे पर ही खत्म भी हुआ। शुरुआत जहां ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर पर विवाद से हुई तो खत्म 3 नए कानूनों को लेकर हुआ, जिस पर जोरदार हंगामा लोकसभा में देखने को मिला। हंगामे की बड़ी वजह 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 रहा, जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर लागू होगा। इस नए संशोधित बिल के आ जाने के बाद प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री या फिर कोई मंत्री जो किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार हुआ हो या फिर 30 दिन तक हिरासत में रहा हो, उसे अपना पद छोड़ना होगा। इसी बिल पर विपक्ष ने सदन में चर्चा की बजाय जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद संशोधित बिल को जेपीसी में भेज दिया गया। अब इस बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए साक्षात्कार में विस्तार से बात की है और कहा कि विपक्ष आज भी ये कोशिश कर रहा है कि अगर कभी जेल गए तो जेल से ही आसानी से सरकार बना लेंगे, जेल को ही सीएम हाउस, पीएम हाउस बना देंगे और डीजीपी, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव या गृह सचिव जेल से ही आदेश लेंगे। इन लोगों ने इंदिरा जी के समय में प्रयास किया कि प्रधानमंत्री को शील्ड किया जाए और आज भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर
कभी जेल में जाना पड़े तो हम आराम से जेल से सरकार बनाएंगे, जेल को सीएम हाउस पीएम हाउस बनाएंगे और वहां जाकर डीजीपी जेल से ऑर्डर लेंगे, चीफ सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के गृह सचिव जेल से ऑर्डर लेंगे। इस तरह से देश चलेगा। और ये कल्पना ही मैं तो, मेरी पार्टी और मैं दोनों सिरे से खारिज करते हैं कि जो व्यक्ति बैठा है इसके बगैर इस देश का शासन नहीं चल सकता और इससे किसी का भी बहुमत पार्लियामेंट में या विधानसभा में प्रभावित नहीं होगा। एक सदस्य जाएगा, आपकी ही पार्टी के दूसरे साथी सरकार चलाएंगे और आप जब जमानत प्राप्त कर लोगे तो आप आकर फिर से शपथ कर सकते हो। इसमें आपत्ति क्या है? गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर कांग्रेस के विरोध पर कहा कि लालू यादव को बचाने के लिए मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए अध्यादेश को फाड़ने का राहुल गांधी का क्या औचित्य था? अगर उस दिन नैतिकता थी तो क्या आज नहीं है? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं। 3 चीजों से ये सारे आरोप खारिज हो जाते हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने आप को इसमें डाला है। एक जमाने में कांग्रेस 39वां संविधान, प्रधानमंत्री ने डाला है, पहले नहीं थे क्या प्रधानमंत्री? ना, पहले तो प्रोविजन ही नहीं था। तो जब कानून ड्राफ्ट हो रहा था तो उन्होंने खुद डाला अपना? हाँ, खुद डाला है। पहले 39वां जो संशोधन था, इसमें इंदिरा जी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के साथ साथ खुद को भी इनके खिलाफ कोई वैधता नहीं रहती है चुनावी मुकदमों का एक संविधान संशोधन लेकर आई थी। वो खैर कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी की नैतिकता का सवाल है। नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ खुद संविधान संशोधन लेकर आए हैं कि प्रधानमंत्री भी जेल में जाएगा तो उसको इस्तीफा दे देना। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये पारित हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में ऐसे कई लोग हैं जो नैतिकता का समर्थन करेंगे और नैतिकता के आधार को बनाए रखेंगे। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देता हूं, संसद के अंदर चुनी हुई सरकार कोई भी विधेयक लाए या संवैधानिक संशोधन लाए, इसको सदन के सामने रखने में क्या विरोध हो सकता है? जबकि मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इसको हम दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपेंगे। वहां आप आपके विचार व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा, जब इस पर मतदान हो तब आप आपका मत व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन है तो 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में, जो आपके पास नहीं है या नहीं है वो तो उस वक्त सिद्ध होगा। परंतु उस वक्त आप अपना विचार भी रख सकते हो और वोट भी कर सकते हो। किसी भी सरकार के विधेयक को या संविधान संशोधन को सदन में पेश न होने देना और इस तरह का व्यवहार करना, ये क्या लोकतंत्र में उचित है? क्या देश की पार्लियामेंट के दोनों सदन बहस के लिए है या शोरगुल और हल्ले के लिए है? मुद्दे का विरोध हमने भी देखा है, हमने भी करा है, परंतु बिल को पेश न होने देने की एक प्रकार की मानसिकता मैं नहीं मानता हूं कि ये लोकतांत्रिक है और विपक्ष को देश की जनता के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा। सवाल है कि क्या विपक्ष की राजनीति अब जेल से सरकार चलाने की कोशिश बन गई है? क्या विपक्ष संसद में बहस से भागकर जनता को गुमराह कर रहा है? जब इस बिल को लेकर प्रधानमंत्री ने खुद को भी कानून के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया, तब विपक्ष इसे कैसे लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश बता रहा है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लाया गया यह कानून कब पास होता है और कब देश की राजनीति में नैतिकता की नई लकीर खींचने में मोदी सरकार सफल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब खबर है हरियाणा विधानसभा सत्र को लेकर। सोमवार को सत्र के दूसरे दिन विधायकों ने स्कूल, पानी, जाम, इन तमाम समस्याओं का मुद्दा सदन में पेश किया और सरकार से इसे दुरुस्त करने की मांग की, जिस पर संबंधित मंत्रियों ने जवाब भी दिए। उनके क्या है सवाल और क्या रहे जवाब, जरूर देखें। ये स्कूल है सूड़ा का गांव का,
ये जलमग्न हुआ पड़ा है, तो मतलब इसमें बच्चे जा नहीं सकते, कई फुट पानी है इसमें। इस तरह से जवाब आ रहे, मुझे नहीं लगता सरकार की इच्छा शक्ति है कि सरकार सिर्फ फार्मेट की कर रही है। किसान की अगर फसल खराब हुई है, 1158 करोड़ रुपया इन्होंने दिया और हमने 15,500 करोड़ रुपया किसान की फसल का दिया। सोमवार को विधानसभा सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। इस दौरान नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने दूषित पानी का मुद्दा उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया। और एक जिले के लिए नहीं, 4 जिलों के लिए है, और इससे दूषित पानी की वजह से हमारी धरती जो है हर रोज सैलिनिटी बढ़ रही है, उसमें गुणवत्ता भी खराब हो रही है और उसमें धरती जो है बंजर होती जा रही है। और मैं ये सवाल सर 2013 में भी, 2024 में भी और 2025 में भी और लगाया, लेकिन जवाब में कोई ऐसा सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं दिखा जिससे इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर कोई करना है। पिछले विधानसभा में से पहले माननीय स्पीकर साहब ने एक कमेटी बनाई थी, मूलचंद शर्मा जी उसके अध्यक्ष थे और सारे विधायक उन जिलों के थे। उस कमेटी का भी कोई निर्णायक कोई असर नहीं हुआ। तो मेरा ये है सर आपके माध्यम से कि ये जवाब देने से ज्यादा बेहतर होगा कि कोई रचनात्मक कार्य किया जाए, और ये यही नहीं कि इससे धरती खराब हो रही है, इससे कैंसर भी हो रहा है, इससे ऐसी बीमारियां हो रही है और किसान की मजबूरी है ऐसी पानी की। तो इसलिए सर उसके लिए कोई जो है ट्रीटमेंट प्लांट की बात थी, कोई आपने जैसे कमेटी बनाई जाए विधानसभा की जिससे इस पे सरकार की गंभीरता नजर आए और उसे प्रयास उसी हिसाब से लिए जाए। क्योंकि पीछे दिल्ली के अंदर जो सरकार रही है वो इनके समर्थन की सरकार रही है और इतनी हालत खराब थी वहाँ यमुना की, माँ यमुना की, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बातें तो खूब करी गई, परंतु बातें तो करी गई, काम नहीं हुआ ग्राउंड के ऊपर। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर संज्ञान लिया और संज्ञान लिया। अभी एक बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में हुई है, मैं उसके अंदर मौजूद था और दिल्ली की मुख्यमंत्री मौजूद थी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री। अब एक कमेटी भी बनाई है और उसको लेकर के गति से काम चल रहा है। मुझे खुशी है माननीय अध्यक्ष जी बताते हुए कि दिल्ली के अंदर मात्र 4 महीने में 16,000 मीट्रिक टन कचरा यमुना से बाहर निकाल दिया है और उसके ऊपर इतनी गति से काम चल रहा है कि जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमने एसटीपी ईटीपी लगाए, दिल्ली के अंदर भी अब एसटीपी और ईटीपी लग रहे हैं। माँ यमुना अब स्वच्छ होगी, निर्मल होगी, आप चिंता मत करिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। वहीं अशोक अरोड़ा ने कुरुक्षेत्र में जाम का मुद्दा उठाया, जिस पर कृष्णपाल गुर्जर ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि क्या कोई ऐसी योजना है जिससे ये सड़कें भी चौड़ी हों और कुरुक्षेत्र ढांड रोड अगर डबल हो जाए और पार्किंग की व्यवस्था ब्रह्म सरोवर के नजदीक हो जाए, तो क्या ऐसी योजना पे सरकार विचार करेगी? और कुरुक्षेत्र की जो मेन बात है, एक बाईपास, इसका सबसे बड़ा हल तो है बाईपास, परंतु जब तक बाईपास नहीं बनता तो क्या इन सड़कों को चौड़ा करना और ब्रह्म सरोवर के नजदीक पार्किंग को बनाने की सरकार की कोई योजना विचाराधीन है या नहीं? माननीय अशोक अरोड़ा जी ने ये पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए बड़े अहम की बात है। 23/9/2024 को केंद्रीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और हरियाणा के मुख्यमंत्री की जो बैठक हुई, इसमें हमारा जो 65 किलोमीटर का यमुनानगर, रादौर, लाडवा, कुरुक्षेत्र, पेवा, जो कुरुक्षेत्र और पेवा शहरों से गुजरता जो रोड, इसके लिए मंजूरी दी गई है। डीपीआर तैयार हो गई है, बहुत जल्दी स्वीकृति मिल चुकी है, ऐसा काम शुरू हो जाएगा। सेकेंडली, अशोक जी ने पूछा कि शहर के बीच में कंजस्टेड हो जाता है, तो इसके लिए जो 100 फुटा रोड है लगभग 3.25 किलोमीटर है, इसके लिए 11 करोड़ की लागत से साइकिल ट्रैक और पैदल चलने का स्वीकृति शुरू हो चुकी। एचएसवी पर काम करके जो ब्रह्म सरोवर के सटल के बिल्कुल नजदीक है, इस पर भी कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं गीता भुक्कल ने झज्जर में सरकारी स्कूलों की बदहाली का मुद्दा उठाया। गीता भुक्कल ने कहा कि कई ऐसे स्कूल हैं जिनके भवन जर्जर हालत में हैं। मंत्री जी
मैं आपसे ज़रूर कहना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ, हमारे जो शिक्षा के मंदिर अनसेफ हो गए, जिस दिन राजस्थान में घटना हुई थी उस दिन मैंने माननीय मंत्री जी को फ़ोन भी किया, वीडियोस भी भेजी, फोटोज़ भी भेजी कि हमारे क्षेत्र के स्कूल ऐसे हैं जो कि अनसेफ डिक्लेयर हो गए और ज़बरदस्त बारिश हो रही है और बच्चे बारिश में ही उनकी कक्षा उस समय चल रही थी। जहाँ पर वास्तव में दिक्कत आई तो उसमें आपने मेरे से बात की और हमने उसको माना भी और उस पर जो कार्रवाई करने की बात है उस पर जितनी तेजी होनी है उतनी तेजी करके हम लोग उसको करेंगे, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। मगर छात्रों की संख्या क्या है? देखो, अगर मैं ये कहूँ कि आपका बदाणी में कुल 82 छात्र हैं और जिसमें 9 रूम है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट हैं, 13 रूम है जो कंडम घोषित हुए हैं और उनके लिए एक राशि है वो भी मंजूर की। लगभग इसी तरह की परिस्थिति सब जगह है। मगर रूम की कमी कहीं नहीं है। जहां है वहां का आपकी मेरी बात हुई थी मैम, हमने उसको चेंज किया है। बाकी सब जगह, अब मान लीजिए आपने जैसे धाना की बात करी, धनिर्वास की बात की, मैं वहां पे एक जगह 48 बालक है, एक जगह 23 बालक है, वहां पे 5 कमरे एक जगह पे है, 6 कमरे एक जगह पे है ना, 6 कमरे एक जगह पे। मैं निवेदन कर रहा हूं सर, देखो रूम्स की जहां भी कमी है पहले हम प्रायोरिटी पे उसको करवा रहे हैं और जो कंडम हालात के जो स्कूल हैं, स्थिति जिनकी है, उनका बहुत जल्दी उनकी राशि भी हम लोग वितरित कर रहे हैं और जिनका टेंडर होना है उसका टेंडर भी बहुत जल्दी करके उस काम को भी करेंगे। 22 तारीख से शुरू हुआ इस बार का मानसून सत्र 27 तारीख तक चलेगा। सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोक-झोंक देखने को मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। देश भर में बाढ़ और बारिश से हाहाकार है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है। कहीं भूस्खलन, कहीं बाढ़ तो कहीं जल भराव से लोगों का जीवन मुहाल है। रिपोर्ट देखें। बेरहम मौसम का सितम। बाढ़ बारिश से बर्बादी। कहीं भूस्खलन तो कहीं जल भराव। तबाही मचाती बारिश। जी हां, ये बारिश तबाही मचा रही है, लोगों पर सितम ढा रही है। इस तेज बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। पहाड़ों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी बरसात का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं हिमाचल में बिगड़े हालात और मौसम को देखते हुए राज्य के 5 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इन जिलों में बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, ऊना और सोलन शामिल है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश आवासीय संस्थानों को छोड़कर सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। इधर कांगड़ा में भी तेज बारिश का कहर देखने को मिला, जहां जसूर सब्जी मंडी पूरी की पूरी जलमग्न नजर आई, जिस कारण व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ है। देखिए कैसे घरों और दुकानों में भी पानी घुसा हुआ नजर आया और भूस्खलन से कई सड़कें ठप पड़ी है। अलर्ट मोड पर एनडीआरएफ की टीम है। इधर कांगड़ा में तेज बारिश के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। तस्वीरें डराने वाली है। देखिए कैसे यहाँ पर मिट्टी का कटान हो रहा है। तो वही प्रशासन ने लोगों से अपील की है, इस मार्ग पर यात्रा करने से परहेज करें और ये रास्ता पूरी तरह असुरक्षित ये कहा गया है। कांगड़ा जिला में लगातार हो रही बारिश ने निचले क्षेत्रों में हाहाकार मचा दिया है। जसूर सब्जी मंडी और बाजार में पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं कई सड़कें भूस्खलन से बंद पड़ी है और खड्ड नाले उफान पर है। हालात इतने बिगड़े कि प्रशासन को एनडीआरएफ तक को अलर्ट पर रखना पड़ा। डंडी में भी घर डैमेज हुआ है, उसकी अंडर कटिंग की वजह से, नाले की वजह से। जो हमारा टीकानगर रोड एरिया है, यहाँ भी नुकसान हुआ है। जौंटा में भी नुकसान हुआ है। दो मकान जो हैं वो पूरे फुली डैमेज हुए हैं
10 से ज़्यादा मकान जो हैं जो पुराने कच्चे मकान गिरे हैं और पटवारी से सारा उनका मौका करवाया गया है और उनका जितना भी रिलीफ बनता है सरकार की तरफ से जो दिया जाता है वो अविलंब दिया जाएगा। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो डन्नी में जो एक मकान गिरा था और एक हमारे टिक्का नगरोटा में जो एक लैंडस्लाइड की जद में था, तो वहाँ से भी जो फैमिलीज हमने जो है वो सेफ जगह पे मूव कर दी थी। कल भी एक हडल में एक हमारे इसी से आपदाग्रस्त हैं जो एक परिवार है, उनको भी एक टेंट की सुविधा दी गई है। धर्मशाला में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण भरभरा का मकान गिर पड़ा। देखिए कैसे ताश के पत्तों की तरह कुछ ही मिनटों में ये मकान गिरकर बिखर गया। हालांकि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं है, लेकिन ये बर्बादी बारिश की वजह से हो रही है। जनजातीय जिला किन्नौर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 निगुलसरी के पास मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ी के पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है। प्रशासन ने एहतियातन वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। NHAI की टीमें भारी मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद पहुंची और सड़क बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर किया। अब आपको मैदानी इलाकों का हाल भी दिखाते हैं कि कैसे बारिश ने तबाही मचा कर रखी है। तस्वीरें राजस्थान के गंगापुर की है, जहां नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। गंगापुर ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा है जो खतरे की घंटी है। इधर सवाई माधोपुर में भी बारिश का कहर दिखा। यहाँ भी मिट्टी का कटान हुआ है। पानी में मलबा बहता दिखाई दे रहा है, तो वही मकानों को भारी नुकसान हुआ है। खेत खलिहानों में भी पानी घुस गया। इधर पानी के कारण खेत का भी कटान हो रहा है। अब राजस्थान के बांसवाड़ा के भी हाल देख लीजिए जरा कि कैसे बारिश ने कहर मचाया हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये मंदिर किसी नदी के बीचों बीच बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल भारी बरसात के कारण पानी ही पानी सब जगह जमा हो गया है और भारी बारिश के कारण मंदिर भी पानी में डूबे दिख रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं को पूजा करने में दिक्कत हो रही है। बहरहाल भारी बारिश ने हर तरफ हाहाकार मचा कर रखी है, लेकिन इंतजार यही है कि कब कुदरत के प्रकोप से बचेंगे, क्योंकि ये सिलसिला जारी है। जान माल के साथ संपत्ति का भी काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन कुदरत का कहर थम ही नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।